Hello children, today we are going to discuss further about farming in Palampur. In the previous video we have already discussed that land is fixed, and the second point that we discuss is there a way one can grow more from the same land. तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ज़मीन होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, यानी कि वो लिमिटेड होता है, वो सीमित होता है। और साथ में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि क्या कोई तरीका है जिससे हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं उसी ज़मीन से। तो इसका आंसर हाँ था, और हमने वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि मल्टीपल क्रॉपिंग करने पर हम क्या कर सकते, ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं क्रॉप उसी ज़मीन के उस पीस ऑफ लैंड से। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पे हमें देख सकता है, लेट्स डिस्कस दिया गया है। The following table 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, तो यहाँ पे डाटा प्रोवाइडेड है, पहले वो डाटा देख लेते हैं। तो यहाँ टेबल 1.1 में तुम्हें देखने को मिलेगा कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स, यानी कि जो हमारे देश में जो एरिया, कितने एरिया में हम खेती कर रहे हैं वो एरिया का डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देखने को मिलेगा कि ईयर 1950-51, अब ये तुम्हारा बुक का एडिशन के अनुसार होगा, किसी का बुक का एडिशन का अलग डाटा हो सकता है। अब मेरा ये जो एडिशन है वो वहाँ पे डाटा 1950-51 से लेके 2014-51 तक प्रोवाइडेड है। अब वो तुम्हारा बुक और मेरा बुक मैच करेगा मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी अभी ये फॉलो कर लेते। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि 1950-51 में 129 मिलियन हेक्टेयर्स जो जमीन था वहाँ पे खेती हो रहा था। लेकिन बाद में जाके तो 1991 तक वो जो जमीन था जिसमें हम खेती कर रहे थे वो बढ़ के कितना हो गया, 157 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया। उसके बाद जो डाटा प्रोवाइडेड है वहाँ पे तुम्हें जो डाटा है वो स्टैग्नेंट है, यानी कि 157 से 56 हुआ है, फिर 155 हुआ है, तो फिर 156 और फिर 155, तो ऐसे करके डाटा तुम्हें देखने को मिल रहा है अपने बुक में। तो मेरे बुक में ऐसे ही डाटा प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो जमीन था 1950-51 में जिसमें हम खेती कर रहे थे वो 129 मिलियन हेक्टेयर्स था, लेकिन बाद में जाके 1991 तक वो क्या हो गया, बढ़ के 157 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया। उसके बाद जो जमीन था जिसमें हम खेती कर रहे थे वो उतने का उतना ही रहा है, थोड़ा घटबड़ हुआ है, उससे ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आया है। तो ये जो डाटा है ये प्रोवाइडेड है कहाँ से, तो प्रोविजनल डाटा है जो हमने लिया है, सोर्स है इसका पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये उसका स्रोत है, यानी कि हमने कहाँ से ये डाटा लिया है। तो यहाँ नीचे में ग्राफ भी प्रोवाइडेड है, कल्टिवेटेड एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स, और ईयर वहाँ पे नीचे तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको कि क्या जरूरी है कि हम जो एरिया है यानी जो खेती करने वाला एरिया है उसको जो इरिगेट हम करें, तो इरिगेशन के अंडर में जो खेती वाला एरिया है उसको हमें बढ़ाना है, क्यों? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जरूरी है या फिर नहीं, अगर जरूरी है तो क्यों, या फिर अगर जरूरी नहीं है तो क्यों। तो इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, तो इसका आंसर जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मल्टीपल क्रॉपिंग तभी मुमकिन हो पाएगा जब क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी होगा। जैसे कि पालमपुर में अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी था इसलिए लोग वहाँ पे 2 से अधिक क्रॉप उगा पा रहे थे, लेकिन अगर हमारा अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगा तो हम मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे तो एक तरीका जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फसल उगा सकते थे उसी सेम पीस ऑफ लैंड से, तो हमारा जो तरीका था वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा कि येस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। तो वाई कहेंगे, तो हमने जो अभी आंसर दिया मैंने बोला कि it is necessary because if you want to do multiple cropping then irrigation facility must be there। तो अगर irrigation facility नहीं होगा तो हम multiple cropping नहीं कर पाएंगे। और आगे जाके जो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो वहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे यहाँ बोला गया है कि यू हैव रेड अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। हाँ, तो ये बात सही है, हमने पहले से पढ़ रखा है, कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या क्या क्रॉप्स थे जो कि पालमपुर के लोग उगा रहे थे। तो वहाँ पे हमने ज्वार और बाजरा के बारे में पढ़ा था जो कि कैटल फीड के लिए रूप में वो उगाते थे, यानी कैटल फीड मतलब ये जो कैटल होता है यानी कि मवेशी को खिलाने के लिए। उसके साथ साथ हमने पोटैटो पढ़ा था, पोटैटो भी वो लोग उगा रहे थे, वीट उगा रहे थे, शुगर केन उगा रहे थे। तो ये कुछ क्रॉप्स थे जो हमने वहाँ पे पढ़ा था जो पालमपुर के लोग उगा रहे थे। Fill the following table based on information on the crops grown in your area। तो अब यहाँ पे जो नीचे टेबल दिया गया है तुम्हें दिखेगा, नेम ऑफ क्रॉप, मॉनसून, मंथ हार्वेस्टेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो ये जो टेबल है इसको तुम्हें अपने एरिया में उगाने वाले क्रॉप के अनुसार
क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे एरिया में जो क्रॉप उगाते हो, जैसे कि तुम्हें इसके लिए फार्मर्स से बात करना पड़ेगा और ये तुम भर सकते हो। यानी कौन से महीने में क्या करते हो, सो करते हो, बीज बोते हो, कौन से महीने में फसल रेडी होता है, हार्वेस्ट करते हो, तो ये सब तुम्हें भरना पड़ेगा। और साथ में सोर्स ऑफ इरिगेशन भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, उनको पूछ के कि वो क्या बारिश पे डिपेंडेंट है, क्या वो ट्यूबवेल्स पे डिपेंडेंट है, क्या वो टैंक्स पे डिपेंडेंट है, कैनल्स पे डिपेंडेंट है, क्या वो वेल्स पे डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए, तो ये तुम पूछ के कर सकते हो। तो आगे बोला गया है कि यू हैव सीन that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। तो हमने पहले से देख रखा है कि एक तरीका जिससे हम उसी जमीन यानी पीस ऑफ लैंड से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं, वो तरीका है तुम्हारा मल्टीपल क्रॉपिंग। The other way is to use modern farming methods for higher yield। तो यहाँ पे याद रखना है, ज्यादा फसल के लिए एंड ज्यादा प्रोडक्शन के, हायर yield मतलब ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को भी अपना सकते हैं। तो एक तरीका जिससे हम हायर प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं वो क्या था, तो हमने देखा था मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा तरीका क्या है, तो हम अभी बोल रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब यील्ड क्या है वो बताया गया है कि yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। तो कोई सीजन में कोई जमीन के टुकड़े में जितना प्रोडक्शन करे उसको हम क्या कहते हैं, yield कहते हैं। Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields। तो यहाँ पे याद रखो mid 1960s तक, यानी कि 1965 तक ले लेते हैं, mid 1960s मतलब। तो हम जो सीड्स हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या थे, वो ट्रेडिशनल सीड्स थे। और ये जो ट्रेडिशनल सीड्स थे इससे जो हमें फसल मिलता था, यानी जो प्रोडक्शन होता था वो क्या था, कम था, यानी लो यील्ड्स हमें उससे मिलता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। तो उसके साथ साथ बोला गया ये जो ट्रेडिशनल सीड्स यानी कि जो बीज हम बोते थे, इसको इरिगेशन की भी कम आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि पानी की कम आवश्यकता पड़ती थी। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मन्योर एज फर्टिलाइजर्स। तो उस वक्त जो फार्मर्स थे वो काउ डंग या फिर बाकी जो नेचुरल मन्योर है उसको फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में वो छिड़कते थे, यानी यूज करते थे। All these were readily available with the farmers who did not have to buy them। तो ये सारी चीजें यानी कि जो मैंने अभी बोला, जो सीड्स थे, जो ट्रेडिशनल सीड्स, और साथ में जो हमने अभी बोला काउ डंग या फिर जो नेचुरल मन्योर जो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था, तो ये सब फार्मर्स के पास पहले से उपलब्ध होता था, उनको उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice using high yielding varieties of seeds। तो बोला गया कि ये जो लेट 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में अपनाया गया, तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, यानी फार्मर्स को बोला गया व्हीट राइस को उगाने के लिए किसको इस्तेमाल करते हुए, तो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को इस्तेमाल करते हुए। तो HYD का फुल फॉर्म याद रख लो, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को इस्तेमाल करके खेतों में क्या उगाने को सिखाया गया, व्हीट और राइस को उगाने को सिखाया गया। Compared to traditional seeds, the HYB seeds promise to produce much greater amounts of grain on a single plant। तो बोला गया अगर हम तुलना करेंगे ट्रेडिशनल सीड्स के साथ, तो ये जो HYB सीड्स थे वो एक ही प्लांट में, यानी जो एक पौधा जो उगता था उसमें ज्यादा मात्रा में वो क्या होता था, फसल होता था। तो ओवरऑल जब हम HYB सीड्स छिड़केंगे तो बहुत सारे पौधे होंगे, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन यानी यील्ड बढ़ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बोला गया है। As a result, तो इसी परिणाम स्वरूप the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier। तो इसी वजह से जब हम HYB सीड्स का प्रयोग करते हैं व्हीट और राइस उगाने के लिए, तो इससे क्या हो गया था कि ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो पा रहा था उसी जमीन के टुकड़े से। HYB seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results। तो यहाँ पे याद रखना है कि HYB सीड्स को जब हम उगाते हैं यानी कि जब हम बोते, तो उसके बाद क्या चाहिए, उसको ज्यादा मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, यानी ज्यादा पानी की आवश्यकता है। साथ में बोला गया इसको पेस्टिसाइड्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो ये कुछ और चीजें जो उसको चाहिए, साथ एक्सेट्रा बोला गया। तो यहाँ पे हम मशीन्स की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे हायर yields were possible only from a combination of HYB seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc। तो यहाँ पे याद रखो हायर yield यानी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन तभी मुमकिन हो पाता पौधों का, यानी कि जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में मुमकिन तभी हो पाता जब हम क्या क्या चीजों को कंबाइन करते, तो HYB सीड्स को,
फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, साथ में जाके बोला गया है यहाँ पे एक्सेट्रा में याद रख सकते हो तुम किसको, तो यहाँ पे मशीन्स का हम बात कर सकते हैं, ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन तभी मुमकिन था कि हम जब क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो HYV सीड्स को, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा को। Farmers of Punjab, Haryana and Western UP were the first to try out the modern farming method in India. तो यहाँ पे याद रखो हमारे देश में कौन से स्टेट्स के फार्मर्स वो पहले फार्मर्स थे जिन्होंने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना के उन्होंने अपने जमीन पे खेती की। तो बोला गया पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स ने ये पहली बार इस्तेमाल किया। The farmers in this region set up tube wells for irrigation and made use of HIV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. तो ये जो एरिया के जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या लगाया अपने खेतों में, ट्यूबवेल्स लगाया और साथ में उन्होंने HIV सीड्स का प्रयोग किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया फार्मिंग करते वक्त। Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plowing and harvesting faster. तो यहाँ पे बोला गया है उनमें से यानी कि ये जो फार्मर्स थे इनमें से कुछ फार्मर्स ने क्या खरीदा, तो बोला गया है कि उन्होंने मशीन्स खरीदा जैसे कि ट्रैक्टर्स और थ्रेसर्स जिससे प्लाविंग और हार्वेस्टिंग का जो प्रक्रिया था वो जल्दी हो गया, फास्टर हो गया। They were rewarded with high yields of wheat. तो इनको क्या मिला, रिवार्ड मतलब इनको परिणाम स्वरूप क्या मिला, तो इनको इनका जो फसल था जो उगा रहे थे वो फसल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. तो यहाँ पे डाटा प्रोवाइडेड है जो ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल करते हुए जब पालमपुर के लोग यानी कि जो ट्रेडिशनल सीड्स को बो के जो उन्होंने खेती करते थे तो वो लोग कितना फसल उगाते थे, तो बोला गया उनका जो प्रोडक्शन होता था यील्ड कितना 1300 kg पर हेक्टर होता था। लेकिन विथ HYV सीड्स द यील्ड वेंट अप टू 3200 kg पर हेक्टर। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा अंतर आ रहा है। तो जब उन्होंने HYV सीड्स का प्रयोग किया तो पर हेक्टर 3200 kg तुम्हारा क्या हुआ, यील्ड हुआ, यानी कि देखो लगभग डबल से भी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ गया। There was a large increase in the production of wheat. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो wheat का जो प्रोडक्शन था वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बढ़ोतरी आई। Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. तो अब farmers के पास ज्यादा मात्रा में wheat बच गए, यानी कि जो परिवार को इस्तेमाल के लिए रख के भी जो एक्स्ट्रा wheat है वो ज्यादा मात्रा में बचते थे और इस wheat को वो कहाँ पे बेचते हैं, तो मार्केट में बेच के और मुनाफे में रहते हैं। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस प्रोवाइडेड है What is the difference between multiple cropping and modern farming method? तो यहाँ पे याद रखो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या अंतर है। तो हमने देख रखा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग करते वक्त हम क्या करें, ट्रेडिशनल सीड्स यूज करें, लेकिन हम क्या करें, बहुत सारे क्रॉप्स हम उगा रहे हैं, यानी कि 2 से अधिक क्रॉप्स हम उसी जमीन के हिस्से में इन एग्रीकल्चरल ईयर में हम वहाँ पे उगा रहे हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड की तो वहाँ पे हम HYV सीड्स का प्रयोग कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज का प्रयोग कर रहे हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज तो मल्टीपल क्रॉपिंग में भी इस्तेमाल में लाए थे, लेकिन यहाँ पे जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल करें तो HYV सीड्स के साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अंतर है इन दोनों में, लेकिन याद रखो इन दोनों ही तरीकों से हम क्या कर रहे हैं, जो यील्ड है उसको बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन है उस पीस ऑफ लैंड से उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो आगे बोला गया द फॉलोइंग टेबल shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. तो यहाँ पे 1965-66 से लेके 2017-18 तक का डाटा मेरे बुक में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ 1965-66 से यानी कि यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद का डाटा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो व्हीट और पल्सेस का या जो फॉलोइंग डाटा है ये दिखा रहा है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और पल्सेस इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स। प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ। तो ये प्लॉट करने की तो आवश्यकता नहीं, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। Was the green revolution equally successful for both the crops? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दोनों ही क्रॉप्स के मामले में ग्रीन रेवोल्यूशन इक्वली सक्सेसफुल था, यानी कि क्या वो प्रोडक्शन बढ़ाने में दोनों ही क्रॉप्स में क्या इक्वली सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा अगर वो वो टेबल देखोगे तो 1965-66 में जो देखने को मिलेगा प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस मिलियन टन्स में 10 मिलियन टन था। तो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्या था, तो तुम्हारा 10 मिलियन टन था। लेकिन बाद में जाके 2017-18 तक ये जो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस है वो बढ़ के 24 मिलियन टन पहुंचा, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बढ़ के 97 मिलियन टन पहुंच गया। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा क्लियरली ये डिफरेंस बहुत ही क्लियर विजिबल है कि प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के मामले में ग्रीन रेवोल्यूशन उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट में वो हुआ है।
तो ये डाटा कहाँ से लिया है, ये सोर्स दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन इन फार्मर्स वेलफेयर एज ऑन February 2018। तो आगे यहाँ कुछ पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। वाई? तो यहाँ पे बोला गया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यानी कोई किसान जब प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए उसको ज्यादा कैश से शुरू करना पड़ता है। तो क्यों? तो ये हमने पहले से जान रखा है, क्योंकि जब पहले जो ट्रेडिशनल फार्मिंग फार्मर्स करते थे तो तब ट्रेडिशनल जो सीड्स थे या फिर जो काउ डंग वो इस्तेमाल करते थे या फिर जो नेचुरल मन्योर वो इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ें उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनके पास वो चीज़ें पहले से उपलब्ध होती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड की, तो तब उनको HYV सीड्स खरीदने की आवश्यकता पड़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये तुम्हारा जो मशीनरीज खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड हम अपनाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा कैश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तुम्हें आंसर यही है इसका। तो यहाँ सजेस्टेड एक्टिविटी दिया गया है, ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन फाइंड आउट। तो अब यहाँ पे एक फील्ड विजिट प्रोवाइडेड है, यानी कि तुम अगर खेतों में जाओगे तो किसानों से बात करोगे, तो इससे तुम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये डाटा, ये एक्टिविटी हम छोड़ देते हैं, हम स्किप ही कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम सोच के भी लेकिन लिख सकते हो, चाहो तो कोई कोई आंसर, जैसे कि फाइंड आउट दिया गया है व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स डू द फार्मर्स यूज, राइट और नोट। तो ये कुछ कुछ तो कर सकते हो, लेकिन इसको तो हम अभी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर चिल्ड्रन फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस विल द लैंड सस्टेन, ये जो सेक्शन है इसको हम कल पढ़ेंगे, और हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कल पढ़ने की हम ये दोनों सेक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन।